हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर आ गया हूँ अपने चैनल में क्रेजी फिजिक्स में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो है कि टू स्टडी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड डिटरमाइन रिडबर्ग्स कांस्टेंट यूजिंग स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये है आज का टॉपिक, आज का वीडियो का। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है मेरा कि आप लोग कृपया करके मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। शेयर कर दीजिए दोस्तों के बीच, अगर किसी का भी कुछ सुविधा हो तो अच्छा होगा। कमेंट करके बताइए कैसा हो रहा है। कोई भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी करके रिडबर्ग कांस्टेंट को निकालना स्पेक्ट्रोमीटर के यूज़ करके, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोमीटर में ग्रेटिंग यूज़ कैसे किया जाता है, या स्पेक्ट्रम कैसे आता है, वो कैसे रीडिंग लिया जाता है, वो सब में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो प्रैक्टिकल का वीडियो अपलोड किए थे उसमें आप जाके देख लेना एक बार। वहाँ पे स्पेक्ट्रोमीटर का जो जो चीज़ बताना है वो हम बोल चुके हैं, ठीक है। तो आज जो सिर्फ जो काम जो करेंगे वो रिडबर्ग कांस्टेंट का कैसे आ रहा है, और उसके बाद स्पेक्ट्रोमीटर को कैसे यूज़ करके वो हम करेंगे, उसी के लेकर एक डिस्कशन करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो पहला पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम में एक न्यूट्रॉन कुछ नहीं रहता है, तो एक जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस स्टेशनरी होता है और इसमें एक ही प्रोटॉन रहता है। इस प्रोटॉन को बीच में रखकर आर रेडियस का एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन उसको रोटेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा जो चीज है वो बोर्स थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है, बोर्स थ्योरी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एक जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, दोनों विपरीत जो चार्ज है, तो उन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, ये अब हम जब सोलर सिस्टम में देखेंगे तो सन को सेंटर में रखकर एक प्लैनेट जब घूमता है, उसको रिवॉल्व करता है, तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सर्कुलर सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे एक स्यूडो फोर्स देता है, इसके लिए वो घूमता है। वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स के तरह एक स्यूडो फोर्स जेनरेट करता है, प्रोवाइड करता है, उससे सर्कुलर मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर मोशन होता है, इसके कारण क्या होगा? इसके कारण यही होगा कि इसका जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, जैसे कि mv²/r, जहाँ पे m किसका मास है? m है इलेक्ट्रॉन का मास, हम इलेक्ट्रॉन को लेकर काम कर रहे हैं, और रेडियस r है, वेलोसिटी v है, वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का। वो है क्या? वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, मतलब E²/r² से संबंधित है। तो एक हम लोग यहाँ पे इक्वल करने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखते हैं। हमको पता है कि इस k का वैल्यू आता है 1/4πε0। तो हम इसको अभी नहीं मान के ही चल रहे हैं, k का वैल्यू 1 पकड़ के चले तो आएगा ऐसा, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन जो है, इसको हम एक नंबर इक्वेशन के तौर पर नामांकित कर रहे हैं, ओके। तो अब सेकंड पॉइंट जो होगा, तो दूसरा जो चीज है वो है द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स फॉर व्हिच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन is an integral multiple of h/2π where h is Planck's constant। तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल n जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, मतलब h कट होगा, h कट का इंटीग्रल मल्टीपल
होगा। तो अभी क्या है, तो यही बोर थ्योरी है, ठीक है। तो क्या बोले, एक प्लेन जो है सर्कुलर प्ले ऑर्बिट्स, अलग अलग से सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, तो ये क्वांटाइज्ड होते हैं। तो इस इक्वेशन को हम 2 नंबर नेम देते हैं। तो अभी 1 और 2 को लेकर थोड़ा काम करना पड़ेगा। तो अभी जो थर्ड जो चीज़ है, मान लेते हैं ये तो एनर्जी लेयर है और E2 ज़्यादा है E1 से, ठीक है। अगर E1 से कोई इलेक्ट्रॉन E2 तक आता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। और जब E2 से वो E1 पे आता है तो रिलीज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये E2 माइनस E1 कितना आएगा, ये आएगा h न्यू। E2 माइनस E1 आएगा h न्यू, जहां पे h होगा प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू क्या होगा, न्यू होगा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आएगा। अभी 2 काम करते हैं, एक काम करते हैं, पहले दूसरा जो इक्वेशन है उसको स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड। तो आएगा ये m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। और इसको 1 नंबर इक्वेशन से डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पे एम भी स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पर आर था, यहाँ पर आर होगा, सॉरी, तो आर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, नीचे ई स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी देखते हैं क्या क्या यहाँ पे कैंसिल आउट होते हैं, क्या क्या कैंसिल आउट। वी स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, एम से एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट होगा, और जो आर का जो वैल्यू आएगा वो होगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर। ये आएगा आर का वैल्यू, मतलब रेडियस जो होगा ये ऐसा आएगा। अभी हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को लेंगे। ये इक्वेशन को कैसे लेंगे, न्यू का वैल्यू अगर हम इवेलुएट करना चाह रहे हैं तो ये होगा E2 माइनस C1 डिवाइडेड बाई H, ओके। E2 माइनस E1 डिवाइडेड बाई H। तो न्यू कितना आता है, c बाई लैम्डा आता है। c जहां पे फ्री स्पेस पे लाइट का वेलोसिटी होता है और लैम्डा होता है वेवलेंथ। और यहां से आएगा 1 बाई लैम्डा इक्वल टू E2 माइनस E1 बाई HC, E2 माइनस E1 बाई HC, ओके। अभी अगर इस इक्वेशन में हम E से हम R को निकल के R का वैल्यू अगर रिप्लेस करते हैं तो ये फाइनली जो आएगा वो होगा, तो ये ऐसा इक्वेशन पे आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको हम लिखेंगे RH 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर। तो ये जो RH है इसको हम बोलते हैं रीडबर्ग कांस्टेंट। तो यही तक था थ्योरी पार्ट, ये जो प्रैक्टिकल का। अभी जो लैम्डा निकालना है, लैम्डा कैसे निकाला जाता है वो मैं दिखा दूंगा फिर से एक बार, क्योंकि मैं एक बार डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बोल चुका हूँ। और हाँ, ये लैम्डा ईच एंड एवरी लैम्डा के लिए ये जो RH होगा ये
इवेलुएट करना पड़ेगा इस इक्वेशन से, ठीक है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एक स्पेक्ट्रोमीटर लेना होगा, उसको स्पिरिट लेवल से ऑप्टिकल लेवलिंग करना पड़ेगा। ऑप्टिकल लेवलिंग करने के बाद उसको प्रिज्म लेकर सूस्टर्स करना पड़ेगा। सूस्टर्स करने के बाद उसमें ग्रेटिंग को माउंटिंग करना पड़ेगा। ग्रेटिंग माउंटिंग करने के बाद हम लैम्डा को कैसे निकालेंगे, वो क्या था, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। तो अब लैम्डा इक्वल टू हम क्या करेंगे, a प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एन, और a प्लस बी हम जानते हैं इसको ग्रेटिंग कांस्टेंट और ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं, और उसका अगर रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो इसको बोलते हैं m, जो है नंबर ऑफ रूलिंग्स। नंबर ऑफ रूलिंग्स जो ग्रेटिंग में लिखा हुआ है, उसको कैसे निकाला जाता है वो भी मैं बोल दिया हूँ। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग देख लीजिएगा, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का जो वीडियो मैंने अपलोड किए थे। तो ऐसे करके हम लैम्डा को निकल सकते हैं। हम क्या निकल सकते हैं, हम एम और एन हमको पता है, एन ऑर्डर नंबर है, फ्रिंज का किस ऑर्डर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और थीटा जो है हम लोगों को स्पेक्ट्रोमीटर के से वो राइट और लेफ्ट का रीडिंग लेकर उसका माइनस करके 2 थीटा लेना है, और उसका 2 थीटा का हाफ करके हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइन थीटा आएगा उसको m और n की प्रोडक्ट से डिवाइड कर देंगे, तो उसके बाद जो आएगा वही होगा लैम्डा, और उस कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा से हम 1/λ करके हम रीडबर्ग कांस्टेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो यही है, ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल था। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और ये जो है नंबर ऑफ रूलिंग्स, ठीक है। तो सब ठीक रहिए, धन्यवाद।